तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7। अध्याय 7 का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धाराएं। अध्याय 7 का नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धाराएं। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान व शिखर मान में संबंध। कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। उसका जो अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? शिखर मान। अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान। और शिखर मान को किससे दर्शाते हैं? आई नॉट से। शिखर मान को किससे दर्शाते हैं? आई नॉट से। और दूसरा क्या है? वर्ग, माध्य, मूल मान। वर्ग, माध्य, मूल मान को किससे दर्शाते हैं? IRMS से। वर्ग, माध्य, मूल मान को किससे दर्शाते हैं? IRMS। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मतलब वर्गमूल, मीन मतलब माध्य और स्क्वायर मतलब वर्ग। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल। तो ये मान लो, ये क्या है? धारा का मान है। कि किसी समय धारा के मान को हम किससे दर्शाएंगे? आई से। किसी समय धारा के मान को किससे दर्शाएंगे? आई से। उस मान का क्या करेंगे? वर्ग। तो उस मान का क्या कर दिया? वर्ग। फिर उसका क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य मतलब एवरेज। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एवरेज। और फिर उसका क्या निकालेंगे? मूल। मूल मतलब वर्गमूल। मूल का मतलब क्या है? वर्गमूल। तो ये लगा दिया हमने वर्गमूल। इसी को हम क्या कहेंगे? IRMS। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान मतलब IRMS का मतलब क्या है? कि धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल। कि पहले धारा का वर्ग किया, फिर उसका औसत निकाला और फिर उसका क्या कर दिया? वर्गमूल। उसी को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान। तो इस वर्ग, माध्य, मूल मान और शिखर मान में हमें क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। इस संबंध के लिए हमें सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए cos 2x का। हम जानते हैं cos 2x का सूत्र क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये 2 sin स्क्वायर x इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ये cos 2x बराबर के उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ये cos 2x इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाकर माइनस में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 - cos 2x। ये 2 इधर गुणा में था, इधर आकर भाग में आ गया। तो sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1/2 × 1 - cos 2x। क्लियर है? अब हमें पता है किसी क्षण धारा का मान I इज इक्वल टू क्या होता है? I0 sin ω t। किसी क्षण धारा का मान I इज इक्वल टू क्या होता है? I0 sin ω t। I0 क्या है? धारा का शिखर मान। और I क्या है? धारा का तात्क्षणिक मान। तो हमें क्या ज्ञात करना है? धारा का वर्ग, माध्य, मूल मान। तो वर्ग, माध्य, मूल मान ज्ञात करने के लिए पहले हम निकालेंगे I एवरेज स्क्वायर। क्या निकालेंगे? I एवरेज स्क्वायर। कि पहले धारा का वर्ग किया और उसका एवरेज। तो उसका सूत्र क्या होता है? समाकलन 0 से t I स्क्वायर dt अपॉन t। I एवरेज स्क्वायर। I एवरेज स्क्वायर का बराबर क्या होता है? समाकलन 0 से लेकर t तक I स्क्वायर dt अपॉन t। अब ये जो I है, इस I का मान तो है हमारे पास, कितना है? I0 sin ω t। तो I की जगह क्या करेंगे? I का मान रख देंगे। ये सूत्र है। I एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? समाकलन 0 से लेकर t तक I का स्क्वायर dt अपॉन कैपिटल T। ये जो कैपिटल T बटे में लिखा है, इसको तो हमने यहाँ पर बटे में अलग लिख दिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास? समाकलन 0 से t। I का मान है हमारे पास। I का मान क्या है? I0 sin ω t। और I का क्या है? स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर I0 का क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। साइन का भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। और ये जो dt है वो एज इट इज। अब I0 क्या है? धारा का शिखर मान। तो शिखर मान कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और जो फिक्स होती है वो वैल्यू समाकलन से कहाँ आ जाती है? बाहर। तो I0 कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो I0 स्क्वायर अपॉन t एज इट इज। समाकलन के अंदर क्या बचा? 0 से t sin स्क्वायर ω t dt। अब जिनको समाकलन आता है उनको पता है कि साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता।
साइन स्क्वायर का समाकलन होता है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ से हमें स्क्वायर क्या करना है? हटाना है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे कि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 1 माइनस कॉस 2x। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी क्या आएगा? x। अगर यहाँ y लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? y। अगर यहाँ ओमेगा t लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे? ओमेगा t। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ओमेगा t, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। और ये जो dt है वो तो एज इट इज। ये 1/2 जो है या बटे का जो 2 है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फिर से समाकलन से कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी? I0 स्क्वायर 2t समाकलन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फालतू हंसो मत है ना। हमें पता है वन का dt के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? t। वन का dt के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? t। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? t माइनस cos 2 ओमेगा t। cos 2 ओमेगा t का समाकलन क्या होता है? sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। cos 2 ओमेगा t, ये हमने सूत्र पढ़ा है कि समाकलन किसका समाकलन? cos 2 ओमेगा t dt। ये किसके बराबर होता है? sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। कि cos का समाकलन हो जाता है sin और 2 ओमेगा t का अवकलन होता है 2 ओमेगा। जिनको मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता है। बायो वालों के लिए ये सूत्र हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि cos 2 ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है? sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो इसलिए cos 2 ओमेगा टी की जगह हमने क्या लिख दिया? sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से लेकर कैपिटल टी तक। तो यहाँ लिख देंगे 0 से लेकर कैपिटल टी तक। अब यहाँ पर है I0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब लिमिट हम रखेंगे तो हमें पता है लिमिट रखने का रूल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां टी है वहां वहां क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी। फिर क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। माइनस के चिन्ह के बाद जब भी कुछ वैल्यू रखेंगे तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब जहां जहां टी है वहां वहां क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। नीचे वाली लिमिट क्या है? 0। तो इस टी की जगह क्या लिखेंगे? 0 माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो 0 तो ऑलरेडी 0 है। साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी के नीचे के 2 ओमेगा लिखा था इधर वाले यहाँ पर। तो ये जो 0 है ये तो ऑलरेडी 0 है। इस 0 का किसी में भी गुणा या भाग करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। कि 0 को 2 ओमेगा से गुणा करोगे तो 0 आएगा। 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये मान हो गया 0। ये ऑलरेडी 0 है। साइन 2 ओमेगा टी अपन 2 ओमेगा का मान भी क्या होता है? 0 होता है। इन तीनों का मान क्या हो गया? 0। तो हमारे पास क्या बचा? I0 स्क्वायर अपॉन 2t और मल्टीप्लाई में क्या है? t। इस t से ये t क्या हो गया? कैंसल। बराबर में क्या चल रहा था हमारे पास? I एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ है हमारे पास I एवरेज स्क्वायर। तो हमारे पास I एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? I0 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया। दोनों पक्षों में अगर वर्गमूल कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जिस प्रकार से हम किसी भी संख्या के किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं उसी प्रकार से दोनों पक्षों में हम क्या ले सकते हैं? वर्गमूल भी ले सकते हैं। तो दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया? वर्गमूल। अब यहाँ पर इन दोनों के वर्ग अलग अलग वर्गमूल अलग अलग लिख सकते हैं क्या? कि जब दो संख्याएं गुणा या भाग में हो, जब दो संख्या गुणा या भाग में होती है तो उनके वर्गमूल अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले का वर्गमूल और नीचे वाले का वर्गमूल हमने क्या किया? अलग अलग लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर इस स्क्वायर से ये वर्गमूल क्या हो जाएगा? कैंसल। और हमें तो पता है अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज किसके बराबर होता है? VRMS के बराबर।
तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IRMS किसके बराबर होता है, IRMS के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, IRMS। तो हमारे पास IRMS का मान आ गया, कितना है IRMS का मान, I0/√2। तो जहाँ I0 क्या है, धारा का शिखर मान, और IRMS क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या निकाल लिया, संबंध ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर है, विभवांतर के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। वो संबंध क्या होगा, VRMS इज इक्वल टू V0/√2, जहाँ V0 क्या है, विभवांतर का शिखर मान, और VRMS क्या है, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। कितना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बढ़े आगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, जो समय के साथ दिशा व परिमाण परिवर्तित होता है प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों परिवर्तित होता है, जबकि दिष्ट धारा में परिवर्तित नहीं होगा। प्रत्यावर्ती धारा के को चलाने के लिए बनाए गए यंत्र दिष्ट धारा में भी चलेंगे। ऐसा यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाया है वो दिष्ट धारा में भी चलेगा, लेकिन जो यंत्र दिष्ट धारा के लिए बना है वो प्रत्यावर्ती धारा में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। फिर जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, जबकि जो दिष्ट धारा है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव सभी दर्शाएगी। फिर उसके बाद इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। किसका, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L दोनों लगे हो, जिसे हम कहते हैं RL परिपथ। तो हमने RL परिपथ पढ़ा था। RL परिपथ मतलब एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों जुड़े हो, और उसके साथ स्रोत कैसा स्रोत जोड़ा है हमने, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से, और प्रेरकत्व को किससे दर्शाते हैं, L से। तो हमारे पास एक प्रतिरोध R और एक प्रेरकत्व L जुड़ा है, और इसके सिरों पर हमने क्या लगा दिया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसके सिरों पर क्या लगाया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसका विद्युत वाहक बल कितना है, V = V0 sin ω/t। कितना क्लियर है। ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को किससे दर्शाएंगे, VR से, और प्रेरकत्व जो कुंडली है, कुंडली के सिरों पर विभवांतर को किससे दर्शाएंगे, VL से। अब हमने 3 संबंध पढ़े थे कि अगर हमारे पास प्रतिरोध हो, तो किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध जुड़ा है, सिर्फ क्या जुड़ा है, प्रतिरोध, तो जो धारा है, धारा को तो हम हमेशा किस दिशा में दर्शाएंगे, x अक्ष की धनात्मक दिशा में। धारा को हमेशा किस दिशा में दर्शाएंगे, x अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो अगर जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा। कब, जब क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो। अगर हमारे पास परिपथ में क्या जुड़ी है, एक कुंडली, अगर कुंडली जुड़ी है तो क्या होगा, विभवांतर, कुंडली जुड़ी है तो विभवांतर 90 डिग्री आगे रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, 90 डिग्री आगे। और अगर किसी परिपथ में क्या जुड़ी हो, संधारित्र, संधारित्र जुड़ा हो तो विभवांतर 90 डिग्री पीछे रहेगा। अगर सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा है तो धारा और विभवांतर दोनों की दिशाएं समान रहेगी, या यूं कहें वो दोनों समान कला में रहेंगे। अगर कुंडली जुड़ी हो तो विभवांतर 90 डिग्री आगे रहेगा। अगर संधारित्र जुड़ा हो तो विभवांतर, ये जो धारा है, इस धारा से 90 डिग्री कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। याद कैसे रखेंगे कि जो C है ABCD में, वो पहले आता है तो C छोटा है, C छोटा है इसलिए वो कहाँ रहेगा, नीचे। C छोटा इसलिए वो कहाँ रहेगा, नीचे, और L बड़ा है इसलिए वो कहाँ रहेगा, ऊपर। तो जो
प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व 90 डिग्री आगे रहेगा और कुंडली 90 डिग्री पीछे रहेगी। संधारित्र 90 डिग्री पीछे रहेगी। क्लियर है सभी? तो हमारे पास एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का विभवांतर कितना है? VR। हमें पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो ये VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? IR होना चाहिए, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध। लेकिन कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। पक्का? प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रतिघात। कि जो कुंडली है उस कुंडली के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिघात। और उस प्रतिघात को किससे दर्शाएंगे? XL से। किससे दर्शाएंगे? XL से। तो प्रतिरोध की जगह इसलिए हमने क्या लिख दिया? XL, क्योंकि कुंडली के प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? XL से। इसे दे दिया समीकरण नंबर 2। कितना क्लियर है? अब अगर इसका एक फेजर आरेख बनाए तो फेजर आरेख में हम हमेशा धारा को किस दिशा में दर्शाते हैं? X अक्ष की दिशा में। धारा को हमेशा किस दिशा में दर्शाते हैं? X अक्ष की दिशा में। जिस दिशा में धारा है VR भी उसी दिशा में रहेगा, तो उसी दिशा में हमने किसे दर्शा दिया? VR। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? प्रेरकत्व। अगर प्रेरकत्व जुड़ा है तो उसका विभवांतर धारा से 90 अंश आगे रहेगा। तो इस दिशा में धारा है उसे 90 डिग्री हम कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। तो इस दिशा में क्या रहेगा? VL। इस दिशा में क्या रहेगा? VL। तो जो VR है वो धारा की दिशा में है और VL धारा से 90 डिग्री आगे है। इन दोनों का हम क्या ज्ञात करना है? परिणामी ज्ञात करना है। इन दोनों का परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, इस भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण रहेगा वो विकर्ण ही हमें क्या दर्शाएगा? विकर्ण ही हमें क्या दर्शाएगा? परिणामी विभवांतर, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? V से। अगर ये VL है तो ये भी क्या हो जाएगा? VL, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी रहेगी? समान रहेगी। तो अगर ये भुजा VL है तो ये भुजा भी क्या रहेगी? VL। ये वाली भुजा क्या है? VR। और इन दोनों का जो परिणामी है वो उसको किससे दर्शाएंगे? V से। इस V और I के बीच का कोण हमने मान लिया कितना है? फाई। परिणामी विभवांतर और धारा के बीच के कोण को हमने किससे दर्शाया? फाई से। और उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? कलांतर। उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? कलांतर। अब अगर हमें क्या ज्ञात करना है? परिणामी विभवांतर। क्या ज्ञात करना है हमें? परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर को हमने किससे दर्शाया है? V से। परिणामी विभवांतर को किससे दर्शाया? V से। परिणामी विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो कर्ण कौन है? V। कर्ण कौन है? V। तो V का क्या लगा देंगे? स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार क्या है? VR। तो यहाँ क्या लगाएंगे? VR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? VL। तो यहाँ लगा देंगे VL का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लेकिन VR का मान तो है हमारे पास क्या है? IR। तो VR की जगह क्या लिखेंगे? IR। और VR का क्या है? स्क्वायर। तो I और R दोनों की क्या लगेंगे? स्क्वायर लगेंगे। प्लस VL। VL का मान कितना है? IXL। और VL का स्क्वायर है तो I और XL दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। I यहाँ भी है, I स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में से I स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर बराबर में क्या है? V स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएंगे क्या बन जाएगा? रूट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास? V इज इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इधर बोलो सर आई स्क्वायर इधर आएगा ना? इधर नहीं, उधर ही आएगा। V स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। हाँ ले जाएंगे। तो ले जाएंगे। तो ये जो आई स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर वर्ग से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आई स्क्वायर रूट से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर।
जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो उसका वर्ग हट जाता है, इसलिए इस आई स्क्वायर का वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई इधर गुणा में इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। लेकिन ओम के नियम से हमें तो पता है विभवांतर बटे धारा किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर। v अपन आई किसके बराबर होता है, r के बराबर, जहाँ r क्या होता है, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर कुंडली में कौन जुड़ा है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व कुंडली। यहाँ एक कुंडली जुड़ी है जिसका प्रेरकत्व कितना है, L, और यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है R। तो जब कुंडली और प्रतिरोध दोनों जुड़े हो तो उन दोनों के मिलने से जो कुल प्रतिरोध बनता है उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। जब दो मिलकर कुल प्रतिरोध बनाएंगे, जब अकेला L रहेगा, जब सिर्फ L रहेगा तो उसके कारण जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से जो कुल प्रतिरोध रहेगा उस कुल प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। और उस प्रतिबाधा को हम किससे दर्शाते हैं, Z से। इसलिए V अपन I किसके बराबर होना चाहिए, Z के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, Z। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। हमें पता है एक्स एल का मान कितना होता है, ओमेगा एल। एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, तो हम एक्स एल की जगह उसका मान रख देंगे ओमेगा एल। और एक्स एल का क्या है, स्क्वायर, तो ओमेगा और एल दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास किसका मान आ गया, जेड का मान, जहाँ जेड क्या है, प्रतिबाधा है। अब उसके बाद हम क्या याद करेंगे, कालांतर ज्ञात करेंगे। कालांतर को किससे दर्शाते हैं, फाई से। कि ये जो फाई, इस फाई का मान ज्ञात करना है। फाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, टेन फाई। तो हमें पता है टेन फाई, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, वी एल। लंब क्या है, वी एल। और आधार क्या है, वी आर। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एल अपॉन वी आर। लेकिन वी एल का मान है हमारे पास, क्या है वी एल का मान, आई एक्स एल। तो वी एल की जगह क्या लिख देंगे, आई एक्स एल। और वी आर का मान भी है, क्या है वी आर का मान, आई आर। तो वी आर की जगह क्या लिख देंगे, आई आर। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसर। बराबर में क्या है, टेन फाई। टेन बराबर के उधर जाकर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। टेन बराबर के उधर जाकर क्या बनेगा, टेन इनवर्स। तो फाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। हम चाहे तो एक्स एल की जगह उसका मान भी लिख सकते हैं। एक्स एल का मान कितना होता है, ओमेगा एल। तो एक्स एल की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा एल। तो ये हमारे पास फाई का मान आ गया। फाई ही क्या कहलाता है, कालांतर। फिर उसके बाद हम क्या याद करेंगे, धारा का धारा का ताक्षणिक मान। धारा के ताक्षणिक मान को किससे दर्शाते हैं, आई से। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके अगर हम विभवांतर से तुलना करें या विद्युत वाहक बल से तुलना करें तो विद्युत वाहक बल तो कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो परिणामी विभवांतर है और जो धारा है, इसमें धारा क्या है, विभवांतर से पीछे है। धारा कहाँ है, पीछे। यहाँ पर 0 डिग्री है, अगर ऊपर जाएंगे तो डिग्री बढ़ेगा कि 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो विभवांतर कुछ डिग्री आगे है, जो धारा है वो पीछे है। कितना पीछे है, 5 पीछे है। तो धारा 5 पीछे, इसलिए इसके कोण में से हमें 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो ताक्षणिक मान है वो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से हमने धारा का ताक्षणिक मान, उसका कालांतर, प्रतिबाधा और परिणामी विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब अगर हमें उसका क्या ज्ञात करना है, धारा का शिखर मान। धारा के शिखर मान को किससे दर्शाते हैं, आई नॉट से। आई नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी नॉट अपॉन जेड। क्योंकि हमें पता है ओम के नियम से आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। कि अगर धारा का शिखर मान है तो विभवांतर का भी कौन सा मान रहेगा, शिखर मान। तो इसलिए आई की जगह क्या लिखा, आई नॉट, और वी की जगह क्या लिखा, वी नॉट। बटे में क्या होता है, प्रतिरोध। लेकिन इन दोनों के जुड़ने से जो प्रतिरोध बनेगा उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा।
क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। इसलिए प्रतिबाधा को हम दर्शाते हैं z से, तो r की जगह हमने क्या लिखा? z। हम चाहे तो यहाँ पर z का मान भी लिख सकते हैं कि z का मान क्या है? √r² प्लस r² प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे। मत करो। अब जो दूसरा परिपथ है, दूसरा परिपथ कौन सा है? LRC परिपथ। आरसी परिपथ मतलब एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध तथा संधारित्र। तो हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध, और उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया हमने? संधारित्र। और इनके सिरों पर क्या लगा दिया? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जिसका विद्युत वाहक बल V = कितना है? V0 sin ओमेगा t। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसको किससे दर्शाएंगे? VR से। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है उसे किससे दर्शाएंगे? VR से। और संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर है उसे किससे दर्शाएंगे? VC से। हमें पता है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR = क्या होता है? IR। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर को किससे दर्शाएंगे? VC से। वो भी किसके बराबर होना चाहिए था? IR के बराबर। लेकिन संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? XC से। किससे दर्शाते हैं? XC से। और इस विभवांतर, इस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रतिघात। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या याद करना है? परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर को हम किससे दर्शाएंगे? V से। परिणामी विभवांतर को किससे दर्शाएंगे? V से। अगर परिणामी विभवांतर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? फेजर आरेख। तो फेजर आरेख में हमें पता है कि हमेशा धारा को किस दिशा में दर्शाते हैं? x अक्ष की दिशा में। और जिस दिशा में धारा रहेगी उसी दिशा में क्या रहेगा? VR रहेगा। प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर है और धारा है दोनों की दिशाएं कैसी होती है? समान होती है। तो जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में VR रहेगा। लेकिन जो VC है वो किस दिशा में रहेगा? धारा से 90 डिग्री पीछे। तो इसलिए पीछे की ओर 90 डिग्री पीछे हम क्या बनाएंगे? VC। इन दोनों का अगर हमें परिणामी ज्ञात करना है, इन दोनों का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, इस भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। ये क्या बन गया हमारा? समांतर चतुर्भुज। और उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण रहेगा वो विकर्ण ही हमें क्या बताएगा? परिणामी विभवांतर। अगर ये भुजा VC है तो ये वाली भुजा भी क्या बन जाएगी? VC। ये कोण हमने मान लिया कितना है? 5। फिर से ये जो V है, ये V क्या है हमारा? विकर्ण। V क्या है? विकर्ण। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार क्या है? VR। और लंब क्या है? VC। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब VR और VC दोनों के मान है हमारे पास। VR का मान क्या है? IR। और उसका स्क्वायर है तो I और R का क्या लगेगा? स्क्वायर। VC का मान भी है कितना है? IXC। VC का स्क्वायर है तो I और XC दोनों का क्या लगाएंगे? स्क्वायर। आई स्क्वायर यहाँ भी, आई स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन। तो आई स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर क्या बच्चा? R² प्लस XC स्क्वायर। ये आई स्क्वायर इधर गुणा में इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? V² अपॉन I² = R² प्लस
एक्स सी स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, हाँ सर। v का भी स्क्वायर है, i का भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम कि v अपॉन i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर। इधर क्या है हमारे पास v अपॉन i, तो विभवांतर बटे धारा किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो किसके कारण है, प्रतिरोध और संधारित्र, इन दोनों के मिलने से जो कुल प्रतिरोध बनेगा उस कुल प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, और उस प्रतिबाधा को हम किससे दर्शाते हैं, z से। तो v अपन i की जगह क्या लिखेंगे, z, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। लेकिन हमें तो पता है एक्स सी का मान कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इस एक्स सी की स्पेस पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस एक्स सी का स्क्वायर है तो ओमेगा और सी दोनों का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रतिबाधा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रतिबाधा के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, कलांतर। तो कलांतर ज्ञात करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, टेन की। हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में कोण क्या है, फाई। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, VC। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब की जगह VC बटे में आधार, आधार कौन सी भुजा है, VR, तो बटे में लिख देंगे VR। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC का मान है हमारे पास, कितना है BC का मान, IXC, तो BC की स्पेस पर क्या लिख देंगे, IXC। VR की स्पेस पर क्या लिखेंगे, IR, यहाँ लिख दिया हमने IR। I से I क्या हो जाएगा, कैंसर, टेन उधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। XC का मान है हमारे पास, कितना है XC का मान, 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन ओमेगा C, और अपॉन में क्या है R। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, कलांतर का मान आ गया। हम चाहते इस ओमेगा और सी को नीचे भी ले जा सकते हैं। कलांतर के बाद हम क्या याद करते हैं, धारा का ताक्षणिक मान। धारा के ताक्षणिक मान को किससे दर्शाते हैं, I से, और I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर जो धारा है वो विभवांतर से पीछे की आगे है, यहाँ पर ये विभवांतर है और विभवांतर से आगे जाएंगे तब जाकर धारा मिलेगी। ये परिणाम है विभवांतर इस दिशा में और इससे आगे जाएंगे तब जाकर धारा मिलेगी। कितना आगे है, फाई आगे है, इसलिए यहाँ पर फाई को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि धारा आगे है इसलिए फाई को जोड़ेंगे। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब अगर हमें क्या याद करना है, धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान को किससे दर्शाते हैं हम, I नॉट से, और हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। लेकिन शिखर मान है तो I की जगह क्या लिखना पड़ेगा, I नॉट, और I की जगह I नॉट लिखेंगे तो V की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा, V नॉट। बटे में क्या आता है, विभवांतर। लेकिन यहाँ पर R और C के कारण जो विभवांतर बनेगा उसको किससे दर्शाएंगे, Z से। उस विभवांतर को Z से दर्शाएंगे और उसे कहते क्या है, प्रतिबाधा। हमारे पास Z का मान है, हम चाहे तो Z की जगह Z का मान रख सकते हैं। तो प्रतिबाधा I नॉट, धारा का शिखर मान I नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है इतना।